तो आज हम पढ़ेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद और आज का टॉपिक है इटली का एकीकरण। तो आइए इसको हम पढ़ते हैं। देखिए 19वीं शताब्दी में इटली एक देश नहीं था बल्कि कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और छोटे छोटे राज्यों में बटे होने के कारण वहां के लोगों में एकता की भावना नहीं थी। हालांकि लोग चाहते थे कि इटली का एकीकरण हो और एक देश बने, लेकिन फिर भी लोगों में जो है एकता नहीं थी और बहुत सारी बाधाएं थी। इटली के एकीकरण में इटली एक देश बन जाए इसके लिए बहुत सारी बाधाएं थी। इसमें बाधाएं क्या थी? तो सबसे पहली बाधा ये थी कि इटली कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। नहीं, ऑस्ट्रिया और फ्रांस जैसे विदेशी देशों का हस्तक्षेप था। ये दोनों देश, ये ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन थे? मेटरनिख। और ये फ्रांस, ठीक है, और फ्रांस उस टाइम जो है फ्रांस में जो है नेपोलियन बोनापार्ट का शासक था और ये दोनों चाहते थे कि इटली का एकीकरण ना हो। क्यों ना हो? क्योंकि यदि इटली का एकीकरण हो जाएगा, इटली एक देश बन जाएगा, इटली में राष्ट्रवाद की भावना जग जाएगी, तो फिर वहां के लोग मुझे शासन करने नहीं देंगे। ठीक है, इसलिए ये दोनों जो है इटली को एकीकरण नहीं होने दे रहा था। ठीक है, उसके प्रकार रोम पर पोप का प्रभाव था। रोम की अगर हम बात करें, रोम की अगर बात करें तो रोम इटली का एक शहर है, एक ऐसा शहर जिसमें ईसाई धर्म के गुरु पोप का घर है। किसका घर है? पोप का घर है। और पोप का ऐसा माना जाता है कि वो ईश्वर का प्रतिनिधि है। ईश्वर का क्या है? प्रतिनिधि है। इसलिए इस रोम शहर पर, जो इटली में एक शहर था, इस रोम पर किसका प्रभाव था? पोप का प्रभाव था। और पोप चाहता था कि इटली का एकीकरण हो, लेकिन शासक के नेतृत्व में नहीं, बल्कि धार्मिक दृष्टिकोण से। किस दृष्टिकोण से? धार्मिक दृष्टिकोण से मेरे हिसाब से हो। ठीक है, और क्या बाधाएं थी? तो आर्थिक और प्रशासनिक समस्याएं भी वहां थी। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है कि राष्ट्रवाद का विकास। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ने लगी। कैसे बढ़ने लगी? तो याद है फ्रांस की क्रांति हुई थी। कब हुई थी? 1789 ईस्वी में। और उस समय जब फ्रांस की क्रांति हुई थी तो फ्रांस में राष्ट्रवाद की भावना जब जगी थी, तो फ्रांस के बगल में ही है इटली। यूरोप महादेश में ही फ्रांस है और यूरोप महादेश में ही क्या है? इटली है। तो वहां से प्रेरित होकर लोगों में भी राष्ट्रवाद की भावना जगने लगी। और नेपोलियन बोनापार्ट, जो कि फ्रांस की क्रांति के बाद फ्रांस का शासक बना था, और फ्रांस का शासक बनने के साथ साथ फ्रांस के अगल बगल देशों में भी अपना अभियान चलाता था। नहीं, और वहां का जो है शासक बनता था और वहां जो है अपना शासन प्रशासन चलाने की कोशिश करता था। वही नेपोलियन बोनापार्ट जो एक अभियान किया था इटली में, और जिसके कारण लोगों में जो है एकता की भावना जगी थी। और ये नेपोलियन बोनापार्ट जो है इटली के कई भागों को एक प्रशासन के अधीन लाकर जो है वहां सड़क और यातायात व्यवस्था में सुधार किया। तो ये कहीं ना कहीं लोगों में जो है राष्ट्रवाद की भावना जगने के उपरांत ही हुआ। ठीक है, उसके बाद में नेपोलियन बोनापार्ट इटली को 3 गणराज्य में बांटा। कितने गणराज्य में? 3 गणराज्य में। नहीं, कौन कौन? तो सिस्पाइन, लिगुलियन तथा ट्रांसपिडेन गणराज्य में उसको गठित किया। हालांकि इससे पहले जो है इटली अलग अलग राज्यों में बटे हुए थे, लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट जो है संपूर्ण इटली को जो है 3 गणराज्य में क्या किया? गठित किया। तो कहीं ना कहीं ये एकीकरण का एक छोटा सा स्वरूप देखने को मिल रहा है। नहीं, उसके बाद में 1814 ईस्वी में होता क्या है कि नेपोलियन हार जाता है। और नेपोलियन को कौन हराता है? तो नेपोलियन को हराता है इंग्लैंड, रूस और ऑस्ट्रिया और कई देश मिलकर जो है नेपोलियन को क्या कर देता है? हरा देता है। नेपोलियन को बंदी बना लेता है और अंततः एक द्वीप पर भेज देता है, जिसमें 1821 में नेपोलियन का क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। और फिर 1815 ईस्वी में जब नेपोलियन 1814 में हार जाता है, तो 1815 ईस्वी में वियना कांग्रेस जिसके अध्यक्ष कौन करता है? मेटरनिख, ऑस्ट्रिया का चांसलर। और वो मेटरनिख जो नेपोलियन बोनापार्ट का कट्टर दुश्मन होता है। नहीं, वो क्या करता है? तो फिर से पुराने शासकों की सत्ता दे दी।
कहां कहां, तो इटली में नहीं। और वो चाहता था कि फिर से इटली में वही पुराना राज व्यवस्था आए जो नेपोलियन बोनापार्ट के पहले था, जो नेपोलियन बोनापार्ट के पहले था। लेकिन वहां पर राष्ट्रवाद की भावना समाप्त नहीं हुई। क्यों समाप्त नहीं हुई? क्योंकि राष्ट्र भावना को जगाने का काम किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। और जब राष्ट्रवाद की भावना जगी थी तो वहां लोगों में स्वतंत्रता देखी गई थी, एकीकरण होने लगा था, इसलिए जो है वहां राष्ट्र भावना की समाप्त नहीं हुआ। अगला पॉइंट है कार्बोनरी। कार्बोनरी की बात करें तो कार्बनी एक गुप्त दल है, एक संगठन है, और जिसका गठन 1820 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1820 ईस्वी में। 1820 ईस्वी से ही संवैधानिक सुधार के लिए जो है नागरिक आंदोलन शुरू हो गए थे। क्या शुरू हो गए थे? नागरिक आंदोलन। और 1820 ईस्वी में राष्ट्रवादियों के द्वारा जो है इस कार्बोनरी दल का गठन किया गया। ठीक है, और इसका उद्देश्य था, कुछ ना कुछ तो उद्देश्य होता है। कुछ अगर गठन कीजिए, अगर कोई भी दल गठन कीजिएगा तो उसका क्या होता है? उद्देश्य होता है, और उसका कुछ ना कुछ परिणाम आता है। तो उद्देश्य यह था कि छापामार युद्ध के द्वारा राजतंत्र को नष्ट कर स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना था। अब छापामार युद्ध क्या होता है? तो छापामार युद्ध की बात करें तो ऐसा युद्ध जिसमें कम हथियार वाले सैनिक, जिसमें कमजोर सैनिक जो है अपने से विशाल सैनिक पर, अपने से अधिक हथियार रखने वाले मजबूत सैनिक पर जो है आक्रमण करता है। और वो आक्रमण कैसे करता है? तो छिप कर आक्रमण करता है और वहां से भाग जाता है। जैसे कि छापामार युद्ध का एक उदाहरण देते हैं कि मान लीजिए कोई बहुत बड़ा विशाल सेना जिसके पास बहुत सारा हथियार है, वो रात्रि में विश्राम कर रहा है अपना टेंट उंट लगाकर, तो छापामार युद्ध में क्या होगा कि कमजोर सैनिक यानी कि जिसके पास कम हथियार है वो आएंगे, और जब वो सो रहे होंगे तो उस पर वो क्या करेगा? हमला कर देगा। अचानक से बारूद चला देगा, बम चला देगा, अचानक से जो है बंदूक चलाने लगेगा, और जब देखेगा कि नष्ट हो गए, कुछ इलाके नष्ट हो गए, तो वहां से तुरंत जो है वहां से क्या हो जाएगा? भाग जाएगा। ठीक है, तो यही क्या होता है? छापामार युद्ध। ठीक है, और कार्बोनरी दल का यही उद्देश्य था कि हम छापामार युद्ध करें, और छापामार युद्ध कर राजतंत्र को नष्ट करें और स्वतंत्र की स्थापना करें। छापामार युद्ध करने का उनका जो है मजबूरी इसलिए थी क्योंकि सामने वाला जो शासक जो था वो काफी जो है मजबूत था, और ये जो राष्ट्रवादी लोग जो थे ये काफी जो है कमजोर थे, तो इसलिए इनको छापामार युद्ध करना पड़ा मजबूरी में। उसके बाद में प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता जोसेफ मेजनी का संबंध इसी दल से था। किस दल से था? तो कार्बोनरी से था। ठीक है, मेजनी ने जब 1830 ईस्वी में जब क्रांति हो रही थी, कहां? फ्रांस में, तो उस टाइम भी इटली में भी क्रांति हो रही थी। ठीक है, लोगों में जो है लोग प्रेरित हो रहे थे फ्रांस की क्रांति से, और लोग, वहां के लोग, इटली के लोग भी जो है क्रांति किए, और उस क्रांति को साथ दिया किसने? मेजनी। और मेजनी उत्तरी और मध्य इटली को एकीकृत कर स्वतंत्र इटली का बनाने का प्रयास किया। वो सोचा कि 1830 ईस्वी में क्रांति हो रही, लोग जग चुके हैं इटली में, लेकिन फ्रांस के जैसे नहीं जगे थे। इटली में हालांकि लोग जग चुके थे, राष्ट्रवाद की भावना जगने लगी थी। तो उस टाइम मेजनी जो है क्या किया कि उत्तरी और मध्य इटली को एकीकृत कर राजतंत्र समाप्त कर स्वतंत्र इटली का बनाने का प्रयास किया। लेकिन जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, कौन? मेटरनिक, वो इतना मजबूत व्यक्ति था, ये रूढ़िवादी व्यक्ति, जो पुराने सोच रखने वाले नहीं कि जनता पर जो जनता को शोषण करने वाले, ये मेटरनिक करता क्या है? उस आंदोलन को दबा देता है, और मेजिनी को इटली से क्या करना पड़ता है? पलायन करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है मेजनी के बारे में हम पढ़ेंगे। मेजनी जो इटली का महान साहित्यकार, लोकतांत्रिक विचारों का समर्थक और देशभक्त क्रांतिकारी था। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार नेपोलियन बोनापार्ट था, जो राष्ट्रवाद सोच रखने वाला, लोकतांत्रिक विचार रखने वाला, फ्रांस को स्वतंत्र करने वाला, लोगों को हित में काम करने वाला बोनापार्ट जैसे था, एकदम ठीक उसी प्रकार मेजनी भी था। जोसेफ मेजनी, जो कहां का रहने वाला था? इटली का। साहित्यकार, लोकतांत्रिक विचारों का समर्थक और देशभक्त क्रांतिकारी था। ठीक है, इसके साथ साथ योग्य सेनापति भी था। क्या था? योग्य सेनापति। याद कीजिए, नेपोलियन बोनापार्ट भी योग्य सेनापति था, बाद में सम्राट भी बना था। एकदम ठीक उसी प्रकार मेजनी भी क्या था? योग्य सेनापति था।
ठीक है, लेकिन उसमें एक कमी थी। मेजिनी में कमी क्या थी कि आदर्शवादी गुण तो थे उसमें, बहुत अधिक थे, लेकिन व्यवहारिक गुण क्या था, कम था। व्यवहारिक गुण क्या था, कम था, कि आम जनता से, लोगों से कैसे बातें करना है, व्यवहार कैसे लाना है, नहीं, वो उसमें जो उसकी कमी थी, और जिस कारण वो जो है वो इटली के तत्कालीन राजनीति परिस्थितियों को पूरी तरह समझ नहीं पाया। ठीक है, अगला पॉइंट है यंग इटली, जिसकी स्थापना 1831 ईस्वी में होती है। स्थापना करता कौन है, तो मेजिनी। कौन करता है, मेजिनी। इस संस्था ने नया इटली के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नहीं, नया इटली के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कौन संस्था, तो यंग इटली, नाम ही है यंग इटली। नहीं, उद्देश्य क्या था, इसकी उद्देश्य क्या था यंग इटली का, तो उद्देश्य यह था कि विदेशी शासन जो है, खासकर ऑस्ट्रिया और फ्रांस, नहीं, उस हस्तक्षेप को क्या करना, समाप्त करना है, और पूरे इटली को एकजुट बनाना है, और राजतंत्र हटाना है, और स्वतंत्र इटली की क्या करना है, स्थापना करना है। नहीं, ये किसका उद्देश्य था, मेजिनी के द्वारा बनाया गया यंग इटली का उद्देश्य था। ये एक दल था। ठीक है, अगला पॉइंट है यंग यूरोप। यंग यूरोप जिसकी स्थापना 1834 ईस्वी में होती है, और यंग यूरोप का भी स्थापना जो है मेजिनी के द्वारा ही किया जाता है। नहीं, इसका उद्देश्य क्या था, तो यूरोप के अन्य देशों में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को क्या करे, प्रोत्साहित करे, राजतंत्र को समाप्त करे, और वहां पर हम स्वतंत्रता लाए। नहीं, उसके बाद में 1848 ईस्वी की क्रांति होती है, जिसमें मेजिनी की भूमिका भी वहां पर होती है। अब 1848 की क्रांति याद रखिएगा फ्रांस में हुई थी, और वैसे ही क्रांति हालांकि यूरोप में हुई थी, यूरोप के फ्रांस में, और फ्रांस के बगल का देश है कौन, इटली, तो उसका प्रभाव जो इटली पर भी पड़ा था। यह क्रांति फ्रांस सहित पूरे यूरोप में हुआ। मेटरनिख को ऑस्ट्रिया छोड़कर भागना पड़ा। ठीक है, और इसके बाद मेजिनी जो है फिर से इटली में जो है, इटली के राजनीति में क्या हो गया, सक्रिय हो गया। इटली के एकीकरण पर मतभेद। इटली के एकीकरण को लेकर 3 अलग अलग विचार थे, मेजिनी का, चार्ल्स अल्बर्ट का, और पोप का। इटली में यही 3 व्यक्ति है जिसमें इटली पे जो क्या है, वर्चस्व है। मेजिनी की बात करें तो मेजिनी एक राष्ट्रवादी विचार वाला व्यक्ति है, लोकतांत्रिक विचार वाला व्यक्ति है, जिसमें एक बहुत बड़े समूह का समर्थन प्राप्त है। चार्ल्स अल्बर्ट की बात करेंगे तो ये सर्डिनिया पिडमांट का शासक है, जो इटली के अंतर्गत आता है। पोप की अगर बात करें तो पोप जो है ईसाई धर्म का गुरु था। नहीं, और ये तीनों का जो है वर्चस्व था इटली के ऊपर। मेजिनी चाहता था कि इटली का एकीकरण हो, और जो है, और इटली क्या बने, स्वतंत्र राज्य बने। ये मेजिनी का विचार था। ठीक है, उसका जो है कोई अपने अंदर स्वार्थ नहीं छिपा था। चार्ल्स अल्बर्ट की बात करें तो चार्ल्स अल्बर्ट के अंतर्गत स्वार्थ छिपा था, और चार्ल्स अल्बर्ट चाहता था कि इटली का एकीकरण हो, लेकिन वो जो है चार्ल्स अल्बर्ट के नेतृत्व में हो, मेरे नेतृत्व में जो है इटली का क्या हो, एकीकरण हो। और वहीं पोप की बात करें तो पोप भी चाहता है इटली का एकीकरण हो, लेकिन शासक के नेतृत्व में नहीं, मेजिनी के नेतृत्व में नहीं, बल्कि धर्म राज्य बनाया जाए, धर्म के दृष्टिकोण से जो है इटली को क्या किया जाए, एकीकरण किया जाए। इस प्रकार तीनों आदमी चाहता था कि इटली का एकीकरण हो, लेकिन तीनों का विचार क्या था, अलग अलग। अब तीनों का विचार अलग अलग होने के कारण हुआ क्या कि इटली का एकीकरण ही नहीं हो पाया, यानी कि इटली के एकीकरण में बाधा उत्पन्न हो गई। ठीक है, इन्हीं तीनों विचार के टकराव से इटली का एकीकरण क्या हो गया, रुक गया। ठीक है, और ऑस्ट्रिया तो यही चाहता था कि इटली का एकीकरण ना हो, मेरा जो दुश्मन है आपसी उसमें मतभेद उत्पन्न हो जाए, और जब मतभेद उत्पन्न हो जाएगा तो हम फिर से उस पर जो है अपना वर्चस्व कायम कर लेंगे। और बाद में ऑस्ट्रिया ने जो है यही देखकर कि इटली का एकीकरण नहीं हुआ, तो इटली के कई भागों पर क्या कर देता है, हमला कर देता है, और युद्ध में चार्ल्स अल्बर्ट पराजित हो जाता है, और ऑस्ट्रिया ने इटली के लोकतांत्रिक आंदोलन को क्या कर देता है, कुचल देता है, और फिर से ऑस्ट्रिया जो इटली में जो है राजतंत्र ला देता है। नहीं, और मेजिनी बेचारे को हार का सामना करना पड़ता है, और देश छोड़कर जो है भागना पड़ता है यहां से। ठीक है, तो आज का टॉपिक इतना ही था।